नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जीएस पेपर में हम लोग देखेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आईसीटी से क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है जीएस वाले पार्ट में। तो इसके पहले आपका जीएस का जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको टॉप 20 सीरीज के जो है वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं और आपके जीएस पेपर के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम लोग केवल सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है क्रैक यूपी लेखपाल एग्जाम। और जो है आपको पता होगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए जो 3 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन फीस रखा गया है 1000 रुपये है, 6 मंथ का है 1500 रुपये और 1 साल का फीस है 2000 रुपये। तो आप जो है जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहाँ से जाके और आप आसानी से जो है यूपी लेखपाल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा। और साथ में जो है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो कोर्स फीस है 3 मंथ का 1500 है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ का 3300 रुपये है। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का वहाँ एडिशनल डिस्काउंट भी हो जाएगा। और यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके जो है वहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम चाहे यूपीपीएससी का हो या यूपी ट्रिपल एस सी, आप जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में जो है हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते समय एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी फीस है उसमें आपको उसके अलावा भी आपको जो है 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपसे वहाँ पे माँगा जाता है। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि मीडिया जाना जाता है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4th स्टेट के रूप में मीडिया जाना जाता है यानी कि चतुर्थ सत्ता वर्ग के रूप में। और मध्य युगीन समय में देखा जाए तो यूरोप विशेषकर ब्रिटेन में सत्ता के 3 वर्ग माने जाते थे। इसमें राजा, पुरोहित और सामान्य जन समुदाय। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा प्रभावशाली वर्ग या जो है मीडिया या प्रेस बन गया था, जो कि इन तीनों से भी अधिक महत्वपूर्ण होकर स्थापित हुआ। तो मीडिया को जो है चतुर्थ स्तंभ या चतुर्थ सत्ता वर्ग जो है के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न है किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है। तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन तथ्यात्मक। किसी भी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसका तथ्यात्मक प्रकृति यानी कि फैक्चुअल नेचर होता है। अर्थात इस प्रकार का व्याख्यान विभिन्न प्रकार के तथ्यों यानी कि फैक्ट्स से यह परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पे तथ्यात्मक सही हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। तो वह अमौखिक संदेशों में विश्वास करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौखिक तथा अमौखिक संदेश ये परस्पर विरोधी नहीं होते हैं बल्कि ये एक दूसरे के पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यह सत्य ही कहा गया है कि कृत्य यानी कि एक्शन जो शब्दों से ज्यादा तीव्र होते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि दोनों परस्पर समांतर होते हैं तथा मनुष्य को यह परस्पर संवाद एवं प्रतिक्रिया देने में सहायता करते हैं। वास्तविकता यह है कि यदि दो लोगों के बीच कोई विवाद है तो हमें गैर मौखिक संदेशों पर ही विश्वास करना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। तो जन संचार कहलाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचार के ऐसे साधन जिनके द्वारा बहुत सारे आदाताओं यानी कि रिसीवर्स, आदाताओं यानी कि रिसीवर्स
को एक स्रोत के द्वारा सूचना प्रसारित की जाती है वह जनसंचार कहलाते हैं। जैसे कि आपका टीवी हो गया, रेडियो हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि अभिकथन ये दिया गया यहाँ पे औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। तर्क आर दे दिया गया कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। फिर कूट से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला जो अभिकथन दिया गया कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, गलत है। सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह होता है। तो ये तो आपका यहाँ पे सही दिया गया तर्क। प्रवाह होता है, इसे जो है क्रमबद्ध रूप में लाने में समय भी लगता है और यह त्वरित एवं लचीला नहीं हो सकता है, क्योंकि लचीलापन अपनाने पर क्रम टूट जाता है, अर्थात उस अवस्था में यह क्रमबद्ध नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ पे अभिकथन जो दिया गया ये गलत हो जाएगा। तो ए जो है असत्य है और आर जो है सत्य है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ए असत्य है और आर सत्य है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं। पहला दिया गया इसमें संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। दूसरा दिया गया संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल हैं। तीसरा दिया गया संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। चौथा है संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, चारों ही सही है। संप्रेषण एक सतत वृत्तीय प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अथवा संस्थाएं परस्पर विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान करने के साथ साथ इन्हें समझने, सूचना प्राप्त करने का कार्य भी करते हैं। इसलिए आपका चारों यहाँ पे सही है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि किस रूप में जाना जाता है ग्रेप वाइन, जिसे दाखलता कहते हैं। तो ये अनौपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रेपवाइन शब्द अनौपचारिक संचार को व्यक्त करता है, अर्थात यह ऐसी संचार प्रक्रिया होती है जिसका कोई निश्चित मार्ग यानी कि रूट नहीं होता है। इस प्रकार के संप्रेषण द्वारा सूचना बहुत से लोगों तक पहुंच तो जाती है, लेकिन इसके प्रारंभिक बिंदु का जो है कोई पता नहीं होता है। आठवां प्रश्न अब देखते हैं कि प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है। तो प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में प्रत्येक संप्रेषक को प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है, क्योंकि संचार एक चिर परिचित चरणों यानी कि स्टेप में होने से संप्रेषक को भाषा को समझने और उसका उपयोग करने का एक प्रभावी अनुभव होता है। यह प्रक्रिया संप्रेषक की विचार श्रृंखला को स्थिरता और मजबूती भी प्रदान करती है। नौवां प्रश्न देख लेते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण भी कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। तो है आपका क्षैतिज संप्रेषण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समान परिस्थिति के लोगों अर्थात किसी संस्था में समान पदों पर स्थित लोगों के बीच संप्रेषण की क्षैतिज पद्धति या जो है पार्श्व संप्रेषण यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है और इस प्रकार संप्रेषण परस्पर जो है सहयोग एवं सहभागिता स्थापित करने के लिए संस्था के समकक्ष व्यक्तियों में होता है। तो क्षैतिज संप्रेषण सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। इसमें 8 बिट्स शामिल होते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर में एक बाइट में देखा जाए तो 8 बिट्स जो है शामिल होते हैं और कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियां जो हैं उनमें पहला है आपका द्विआधारी द्विआधारी संख्या पद्धति। उसके बाद दूसरा उसमें आता है आपका ऑक्टल ऑक्टल संख्या पद्धति और तीसरा उसमें आता है आपका हेक्सा डेसिमल संख्या पद्धति। तो ये 3 जो है याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा कि एक कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट्स शामिल होते हैं, तो 8 बिट्स शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि दाशमिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य है 11 00 00, तो दाशमिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य होगा किसके। तो ये 11 00 11 के समतुल्य होगा, ये विकल्प यहाँ सही होगा। और 12वां क्वेश्चन आपका, बातचीत यानी कि चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा।
मैसेंजर के लिए गूगल टॉक यूज होता है। अल्टा विस्टा जो दिया गया है यहाँ पे, ये प्री गूगल एरा का एक प्रसिद्ध जो है ऑनलाइन सर्च इंजन था। और एमएसी दिया गया है मैक। तो मैक एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पता ही है। तो इंस्टेंट मैसेंजर इसमें गूगल टॉक होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? तो वह है गीगाबाइट। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। किलोबाइट में देखा जाए तो इसमें 1000 बाइट्स होते हैं। और मेगाबाइट में देखा जाए तो इसमें 1 मिलियन जो है बाइट्स होते हैं, यानी कि 10 लाख के करीब। उसके बाद गीगाबाइट में तो 1 अरब बाइट होता है इसमें। और टेराबाइट जो दिया गया है तो इसमें 10 खरब जो बाइट्स होते हैं। और एक बाइट आपको पता ही होगा, एक बाइट वह 8 बिट से बना होता है, जो कि एक कैरेक्टर यानी कि अक्षर का यह प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है, तो गीगाबाइट होगा। वहीं हज़ार का पूछा जाता है किलोबाइट, मिलियन का पूछा जाता है तो मेगाबाइट, और यदि खरब का पूछा जाता है तो टेराबाइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? निःशुल्क स्रोत यानी कि ओपन ओपन सोर्स। तो इसमें देखा जाए ये ऑप्शन जो दिया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका क्लोज्ड सोर्स ब्राउज़र है। जबकि फेडोरा लाइनेक्स हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, अपाचे एचटीटीपी सर्वर हो गया। ये सभी जो है ओपन सोर्स यानी कि निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति जो है संशोधित कर उसे विकास में योगदान दे सकता है। जबकि यह जो ओपन सोर्स नहीं होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? निर्गम यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन सा इसमें नहीं है? तो आपको पता होगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर हो गया, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड आपका यह इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन निवेशी यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है? तो अभी आपसे जो है आउटपुट पूछा गया था, अब इसमें इनपुट पूछा गया, कौन नहीं है? तो मॉनिटर बताया गया है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना क्या कहलाता है? तो ये आपका कोडीकरण कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना क्या कहलाता है? तो कोडीकरण, सी ऑप्शन सही होगा। और 18वां जो क्वेश्चन है आपका, ASCII के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है ये, जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोगता कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक एक्रोनिम यानी कि परिवाड़ी क्या है? तो कभी-कभी तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ASCII का। इसका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे, तो इंग्लिश में ये दिया रहे, याद रखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। मेमोरी यह सर्किटरी एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ? तो ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोम जिसे कहते हैं ROM, तो यह मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को यह धारण करता है और यह अस्थाई मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है, यानी कि अयाचित अनसॉलिसिटेड ईमेल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, स्पैम कहलाता है यह। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया जो है अयाचित यानी कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो है स्पैम
कहते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बस आज इतना ही, 20 क्वेश्चन ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इसी तरह और भी जो है आपको आईसीटी के क्वेश्चन आगे हल कराए जाएंगे। एग्जाम आपका 15 मार्च 2022 को है। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।